नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम बिहार का अपना जो एस्टेट का पेपर द्वितीय जो उच्च माध्यमिक स्तर का है, उसका हमने कहा था कि हम पूरा पाठ्यक्रम इसी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को निःशुल्क उपलब्ध करवाएँगे। तो उसी क्रम में दोस्तों जो हमारे पाठ्यक्रम में चयनित कहानियों में चीफ़ की दावत कहानी लगी हुई है, भीष्म साहनी जी की। तो भीष्म साहनी जी की जो कि कहानी हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है चीफ़ की दावत, उस कहानी को दोस्तों आज हम पूरे विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। चीफ़ की दावत कहानी को, बहुत अच्छी कहानी है दोस्तों। मिस्टर सामनाथ इसमें मुख्य पात्र हैं। तो और चीफ़ का स्वागत किस तरह होता है, उनकी माताजी जो पुरानी बूढ़ी रहती हैं, बूढ़ी माताजी का आप लोगों को बहुत अच्छी एक मार्मिक कहानी है। एक माँ का दुःख भी दिखेगा आप लोगों को। और भी कई चीज़ें दिखेंगी इस कहानी में। बहुत अच्छी कहानी है चीफ़ की दावत। आप लोगों ने ज़्यादातर जिन लोगों ने पीजी किया होगा तो एमए के पाठ्यक्रम में भी चीफ़ की दावत कहानी लगी रहती है, और यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी चीफ़ की दावत कहानी हमारे लगी हुई है। तो उसी क्रम में दोस्तों आज हमारे जो बिहार का एस्टेट पेपर 2 उच्च माध्यमिक स्तर जो पीजीटी में होना है, उसमें भी हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है चीप की दावत कहानी। तो आज हम दोस्तों वही कहानी बिल्कुल पूरे विस्तार के साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से उसका अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों से यही कहूँगा दोस्तों कि चैनल में आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आप लोगों को समय से सबसे पहले वीडियो उपलब्ध होते रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को बढ़ाइए, शेयर करिए, जिससे सभी लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। और दोस्तों आप लोग शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो हम भी थोड़ा और अच्छे से और भी चीज़ आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे निःशुल्क। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम चीफ की दावत कहानी के लेखक जो हैं भीष्म साहनी जी, उनका जीवन परिचय देखते हैं, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व देखते हैं भीष्म साहनी जी का। उसके बाद हम दोस्तों चीफ की दावत कहानी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, परिचय। भीष्म साहनी जी का जन्म 8 अगस्त 1915 रावलपिंडी, अब वर्तमान में पाकिस्तान में, यहाँ इनका जन्म हुआ था। भाषा इनकी हिंदी है। इन्होंने कहानी भी लिखा है, उपन्यास भी लिखा है। इनका आप लोगों को पता होगा तमस उपन्यास है, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, जो अपने यूजीसी के पाठ्यक्रम में भी लिखा हुआ है। भारत विभाजन पर आधारित है, विभाजन पर आधारित उपन्यास है तमस, और बहुत ही अच्छा उपन्यास है वे। तो कहानी इन्होंने लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, नाटक भी लिखा है, आत्मकथा भी लिखा है, और बाल साहित्य भी लिखा है। इनकी कृतियाँ देख लीजिए दोस्तों। मुख्य इनका कहानी संग्रह है। इनका कहानी संग्रह है भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, वांगचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली। ये इनके कहानी संग्रह हैं। उपन्यास इनके देखिए झरोखे, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मैया दास की वाणी, कुंतो, नीलू नीलिमा नीलोफर। ये भी उनका इनका दोस्तों नीलू नीलिमा नीलोफर इनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। एक तमस उपन्यास, एक नीलू नीलिमा नीलोफर। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताई दे रहा हूँ। एक दोस्तों ये नीलू नीलिमा नीलोफर और एक तमस उपन्यास, ये इनके बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। नाटक में दोस्तों कविता खड़ा बाजार में, ये भी इनका बहुत अच्छा नाटक है। कविता खड़ा बाजार में हानूस, माधवी, मुआवजे। आत्मकथा में आज के अतीत। बाल साहित्य में गुलेल का खेल, वापसी। अनुवाद दोस्तों इन्होंने टॉलस्टॉय के उपन्यास रिसरेक्शन सहित लगभग 2 दर्जन रूसी पुस्तकों का सीधे रूसी से हिंदी में अनुवाद किया है। तो इनको दोस्तों सम्मान देख लेते हैं कौन कौन से प्राप्त हुए हैं। इनको सम्मान दोस्तों हिंदी अकादमी सलाका सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये दोस्तों इनको सम्मान मिले हैं। तो अब दोस्तों हम अपना तमस उपन्यास जो अपना चीफ की दावत कहानी लगी है उसको हम अब पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपना अध्ययन शुरू करते हैं। अपनी कहानी जो लगी हुई है चीफ की दावत भीष्म साहनी जी की, उस कहानी को दोस्तों पढ़ते हैं पूरे मन के साथ में, मज़े के साथ में। तो आज मिस्टर सामनाथ के घर, इसके मुख्य पात्र दोस्तों कौन है? मिस्टर सामनाथ, ये इसके मुख्य पात्र हैं इस कहानी के। आज मिस्टर सामनाथ के घर चीफ की दावत थी। सामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले, और मिस्टर सामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों की फेहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज, तिपाइयाँ, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए।
ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हुई। माँ का क्या होगा? माँ उनकी दोस्तों बूढ़ी माँ थी। तो वो कह रहे, क्योंकि जो चीफ थे, चीफ दोस्तों इंग्लैंड के थे, विदेशी थे, अंग्रेज थे। तो वो कह रहे हैं कि माँ का क्या होगा अब? उनको शर्म आ रही थी माँ को उनके सामने लाने में। ये तो मिस्टर सामनाथ थे। इस बात की ओर ना उनका और ना उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर सामनाथ श्रीमती की ओर घूर कर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाए। सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहें कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निबट ले। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया। मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी, जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी, तो साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे। तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहे, और क्या। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। सामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वह जाने। मिस्टर सामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का न था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाज़ा बरामदे से खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है। और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबीते से चल जाए। माँ, आज तुम जल्दी खाना खा लो, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। कितने बजे आ जाएंगे दोस्तों मेहमान लोग? 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा। तुम जो जानते हो, मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना, अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे। उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना। फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूँ, नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर सामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी अधेड़ बुन ख़त्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर से निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी। कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, ना ही वह खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही।
कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूँ। मिस्टर सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों को सोचने लगे। सामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके हाथ में था। खूंटियाँ कमरों में कहाँ लगाई जाएं, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाए, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज साइज की हो। सामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज, क्या बोले दोस्तों, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो। माँ, पहन के आओ तो जरा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे। अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मज़ा जाता रहेगा। माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओंट में छिप गए थे। पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ उड़ियाँ हों तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य सामनाथ को तीर की तरह लगा। कौन सा वाक्य दोस्तों? ये जो कहा सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए, यह वाक्य सामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, यह कौन राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस। इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक? जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ, नीरा लंडूरा नहीं लौट आया। जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूँगी, मेरे मुंह से यूं ही निकल गया। जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर सामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। सामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए, माँ रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। मैं ना पढ़ी ना लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी, तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी? अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती है। यह तो अमरीकी है, ना मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूँगी। तो क्या दोस्तों कह रही है माँ? हाँ, अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती है। यह तो अमेरिकी है। तो चीफ कौन थे दोस्तों? अमेरिकी थे। ना मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। सामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रव में बह रहा था जिस रव में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट ना थी, कोई अड़चन ना थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए? साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रोब रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और सामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए।
तो कितना समय हो गया दोस्तों? 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही ना चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे सामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही सामनाथ सहसा ठिठक गए। कहाँ ठिठक गए दोस्तों? जब बरामदे में पहुंचे, जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हीजन होने लगा। बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह से लगातार गहरे खर्राटों की आवाज़ आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो जाते, और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही सामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में ढकेल दे, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा। तो दोस्तों क्या हुआ? माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी कि इतने में चीफ ने कहा, पुअर डियर। पुअर डियर मतलब पुअर मतलब गरीब होता है, पुअर डियर। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर-थर कांपने लगी। माँ तुम जाके सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? और खिसियाई हुई नज़रों से सामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने को सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर ठीक तरह से नमस्ते भी ना कर पाई। सामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने दोस्तों क्या किया? इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा गई। माँ हाथ मिलाओ, मिस्टर सामनाथ कह रहे हैं कि माँ हाथ मिलाओ, पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के क्या हुआ? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। सामनाथ दिल ही दिल जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं माँ, तुम जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है। मिस्टर सामनाथ कह रहे हैं, यूं नहीं माँ, तुम जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का दायां हाथ ही बार बार हिला रहे थे। हाउ डू यू डू, कहो माँ मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ, कहो माँ हाउ डू यू डू। क्या दोस्तों, मिस्टर सामनाथ क्या कह रहे हैं कि क्या कहना है? मिस्टर सामनाथ कह रहे हैं कि माँ कहती है, मैं ठीक हूँ, कहो माँ हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हो डू डू। एक बार फिर कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। सामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। सामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसलिए आपसे लजाती है। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगा। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है?
वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतना रीझ से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्तर अनरा दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने उस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना सवाल ही नहीं उठता था। माँ बैठ गई और छीड़ दुर्बल लर्जती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरियाणी माए हरियाणी भेड़े, हरियाते भागी भरिया है। देसी स्त्रियां खिलखिला के उठ पड़ी। तीन पंक्तियां गा के माँ चुप हो गई। बरामदा बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही ना करते थे। सामनाथ की खीज प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव की दस्तकारी क्या है। सामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओ बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीज़ों का भेंट करूंगा। आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं। सामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़िया बनाती हैं और फुलकारियां बनाती हैं। सामनाथ क्या बोले दोस्तों, लड़कियां गुड़िया बनाती हैं और फुलकारियां बनाती हैं। फुलकारी क्या। सामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है। माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर सामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा, माँ बना देगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, उन्हें ऐसी ही एक फुलकारी बना दोगी ना। माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए सामनाथ साहब को बोले, वह जरूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो गए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही ना आते थे। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सट कर बैठी, आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता सामनाथ के घर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाज़ आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाज़ा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाज़ा खोलो। माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई। माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वह ऊँघने लगी, क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया। माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे खुलते ही सामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ गए और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ अम्मी, अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। क्या बोली माँ। माँ कहेगी, तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। हरिद्वार में दोस्तों कौन रहता था, मिस्टर सामनाथ के भाई रहते थे। सामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया
और उनकी पेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हटाई। क्या कहा माँ, यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया। अब यहाँ क्या करूँगा, क्या करूँगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी है, भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? मिस्टर सामनाथ देखिए कितने स्वार्थी हैं इसमें। फुलकारी उनको ये है कि चीफ से उन्होंने कह दिया कि फुलकारी माँ से बनवाऊंगा। तो माँ अगर हरिद्वार में चली जाएगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? कितने स्वार्थी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं मिस्टर सामनाथ, आप इस कहानी के माध्यम से देख सकते हैं। तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहेब ने तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का साहेब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं हैं बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा दे के यूं चली जाओगी? मेरा बनता काम बिगाड़ोगी? जानती नहीं, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई। फिर बेटे की मुँह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया है। कहता कहता था, जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है। मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनकी झुर्रियाँ भरा मुंह खिलने लगा। आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर सामनाथ, अब सो जाओ, माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। तो आप देखिए दोस्तों कि एक माँ अपने बेटे के लिए कितना कुछ नहीं कर रही है, लेकिन कितना जो मिस्टर सामनाथ है कितना स्वार्थी प्रवृत्ति के हैं। आप इसमें देखिए कि मिस्टर सामनाथ कितने स्वार्थी प्रवृत्ति के हैं और एक माँ अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है। कितना त्याग और समर्पण है माँ का अपने पुत्र के प्रति। और पुत्र कितना स्वार्थी है, आप इस कहानी के माध्यम से ये एक सीख ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जो अपना बिहार स्टेट का उच्च माध्यमिक स्तर का पेपर 2 का जो सिलेबस पढ़ रहे थे उसमें जो हमारी कहानी लगी हुई थी चीफ की दावत, वह कहानी पूरी हो गई दोस्तों। आप लोग इसको 1-2 बार देखिए, बहुत अच्छी कहानी है, आप लोगों को बहुत अच्छी सीख मिलेगी और पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों बस इतना ही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल में नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुँच सके और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके काम करने में। और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें, प्रामाणिक विषय वस्तु पढ़ने को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को उपलब्ध करा सकें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, अगले पाठ्यक्रम में, किसी अगले बिंदु पर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।